वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम प्रेप। आज है 22 अक्टूबर 2023 और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कशन में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में जो रोजगार का जो निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को हाथ से मैला उठाने की कुप्रथा को पूरी तरह से समाप्त करने के दिशा निर्देश दिए हैं, तभी ये चर्चा में है। तो आइए देख लेते हैं। हाथ से मैला उठाने का आशय किसी व्यक्ति को एक स्वच्छ शौचालय में या खुले नाले या गड्ढे में या रेलवे ट्रैक आदि पर मानव मल को हाथ से हटाने या उठाने या किसी भी तरीके से उसके निपटान के लिए नियोजित करने से है। वर्ष 2021 में देश के लगभग 58,098 व्यक्तियों की हाथ से मैला उठाने वालों कर्मियों के रूप में पहचान की गई थी। उसमें से लगभग 75% महिलाएं थीं। वर्ष 2018 से 22 के बीच सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय 339 लोगों की इससे मृत्यु हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश डॉक्टर बलराम सिंह बनाम भारत संघवाद के तहत जारी किए गए हैं। अब आइए देख लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के क्या क्या निर्देश हैं। तो इसमें सीवर की सफाई के दौरान होने वाली मौतों के मामले में मृत कर्मी के परिजनों को दी जाने वाली मुआवजा राशि बढ़ाकर 30 लाख रुपए की जाए और स्थायी दिव्यांगता और अन्य प्रकार की दिव्यांगता के लिए मुआवजा राशि क्रमशः 20 लाख रुपए और 10 लाख रुपए निर्धारित की जाए। पीड़ित कर्मियों और उनके परिजनों का पुनर्वास किया जाए और कर्मी के परिवार के बच्चों को छात्रवृत्तियां तथा कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 क्या था, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो ये निषेध कोई भी व्यक्ति या एजेंसी किसी भी व्यक्ति को हाथ से मैला उठाने के लिए नियोजित नहीं करेगा या करेगी। हालांकि सुरक्षा उपकरणों के साथ मल हटाना हाथ से मैला उठाना नहीं समझा जाता है। इस कानून का उल्लंघन, तो इसमें किस कानून के उल्लंघन पर सजा के तौर पर 2 साल तक की जेल हो सकती है या फिर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है जो इसका कानून तोड़ेगा, या दोनों हो सकते हैं। इस अधिनियम के स्थानीय अधिकारियों के निम्नलिखित दायित्व होंगे इसमें। तो इनके क्या दायित्व होंगे इसमें? हाथ से मैला उठाने वालों की पहचान करना और स्वच्छ शौचालयों को ध्वस्त करना और सामुदायिक शौचालयों का रखरखाव करना। अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए आरंभ की गई कुछ पहले भी हैं। तो इसमें मशीनीकृत स्वच्छता इकोसिस्टम के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना नमस्ते शुरू करी गई है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत आधिकारिक तौर पर मेन होल शब्द की जगह मशीन होल शब्द के उपयोग का प्रावधान किया गया है। पहले जो जिसमें अंदर जो घुसते थे सीवर में उसको मेन होल बोलते हैं, क्योंकि इसमें मनुष्य घुसता उसके साफ करता था, और अभी मशीनों द्वारा साफ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो इसके लिए तभी मशीन होल प्रयोग किया गया है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम सफाई कर्मियों के उत्थान के लिए रियायत दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। हमारा अगला आर्टिकल है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अभी हाल ही में इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट पर लेन देन शुल्क बढ़ा दिया गया है इसका, तभी ये चर्चा में है। तो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 1875 में नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के रूप में हुई थी। 1957 में भारत सरकार ने प्रतिभूति अनुबंध विनियमन अधिनियम के तहत BSE को मान्यता दी। ये दलाल स्ट्रीट मुंबई पर स्थित है और यहाँ 6000 से अधिक कंपनियों को ये यहाँ पर सूचीबद्ध है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इक्विटी, फिएट, डेट इंस्ट्रूमेंट, डेरिवेटिव, म्यूचुअल फंड और विभिन्न प्रकार के ट्रेडिंग विकल्पों का ये दावा करता है, इसमें शामिल है। इसके अलावा ये समाशोधन, निपटान, जोखिम प्रबंधन और निवेशक जागरूकता जैसी कई व्यापारिक सेवाएं भी प्रदान करता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज काम कैसे करता है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वित्तीय व्यापार की सुविधा के लिए एक उन्नत इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रबंधित ट्रेडिंग पोर्टल का उपयोग करता है।
यह एक्सचेंज शेयर धारकों को उद्योग विशेषज्ञों की बाहरी मदद के बिना ऑनलाइन ऑर्डर देने की भी अनुमति देता है। यह प्रक्रिया पोर्टल द्वारा किए जाने वाली सीधी बीएसई बाजार पहुंच के माध्यम से संभव है। निवेशक ब्रोकरेज फर्म के माध्यम से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज शेयर बाजार में व्यापार कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें ब्रोकर को पूर्व निर्धारित कीमत चुकानी होगी। प्रत्यक्ष निवेश विकल्प केवल उन निवेशकों के लिए एक वर्ग के लिए है जिनके पास भारी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लेन देन हैं। सुरक्षित ट्रेडिंग, तो अनुभव सुरक्षित करने के लिए बीएसई स्टॉक एक्सचेंज के पास बॉम्बे ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी है। बीएसई सेंसेक्स T+2 लेन देन निपटान योजना का पालन करते हैं, जिसका अर्थ है कि एक्सचेंज पर प्रत्येक लेन देन को संशोधित करने में 2 दिन लगते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बाजार निवेशकों की सुरक्षा और उनकी पूंजी बाजार दक्षता को सुनिश्चित करने के लिए सेबी द्वारा लगाए गए नियामक दिशा निर्देशों का अनुपालन करता है। सेंसेक्स क्या होता है? तो सेंसेक्स ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक बेंचमार्क इंडेक्स है। इसे 1 जनवरी 1986 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध करके देश की सबसे बड़ी वित्तीय रूप से मजबूत कंपनियों का ये प्रतिनिधित्व करने वाले 30 शेयरों की एक टोकरी के रूप में लॉन्च किया गया था। सेंसेक्स शब्द संवेदनशील और सूचकांक शब्दों का मिश्रण है। इसे शेयर बाजार विशेषज्ञ दीपक मोहनी द्वारा गढ़ा गया था। ध्यान रखना, सेंसेक्स शब्द को जो इसे शेयर बाजार के जो विशेषज्ञ थे वो दीपक मोहनी, उनके द्वारा इनको दिया गया था ये शब्द। सेंसेक्स भारतीय शेयर बाजार गतिविधियों को दर्शाता है। इसे भारतीय शेयर बाजारों पर का बेंचमार्क इंडेक्स माना जाता है। अब देख लेते हैं डेरिवेटिव क्या होते हैं। तो डेरिवेटिव ये 2 पक्षों के बीच एक अनुबंध होता है जो अंतर्निहित परिसंपत्ति से अपना मूल्य या मूल्य प्राप्त करता है। आमतौर पर इसका इस्तेमाल की जाने वाली संपत्तियां स्टॉक, बॉन्ड, मुद्राएं, कमोडिटी और बाजार सूचकांक है। ये उपकरणों निवेशकों और व्यापारियों को अंतर्निहित परिसंपत्तियों पर सीधे स्वामित्व के बिना उनके मूल्य पर अनुमान लगाने की अनुमति देते हैं। अंतर्निहित परिसंपत्तियों का मूल्य बाजार की स्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। डेरिवेटिव अनुबंधों में प्रवेश करने के पीछे मूल सिद्धांत भविष्य में अंतर्निहित परिसंपत्तियों के मूल्य पर अटकलें लगाकर लाभ कमाना होता है। डेरिवेटिव विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करते हैं, जिसमें जोखिमों से बचाव, उत्तोलन प्रदान करना और मूल्य की खोज की सुविधा इसमें शामिल है। हमारा अगला आर्टिकल है विद होल्डिंग टैक्स के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल में माना है कि स्पष्ट अधिसूचना के कंपनियां स्वचालित रूप से 5% से कम विद होल्डिंग टैक्स का दावा नहीं कर सकती हैं, भले ही वे प्रत्यक्ष कर बचाव समझौते में प्रावधान किया गया है, लेकिन वो कंपनियां ऐसा नहीं कर सकती हैं। तो आइए देख लेते हैं विद होल्डिंग टैक्स के बारे में। तो ये विद होल्डिंग टैक्स, इसको कुछ प्रकार की आय जैसे कि वेतन, लाभांश, ब्याज या रॉयल्टी से रोक दिया जाता है या काट लिया जाता है। अब उन्हें प्राप्तकर्ता यानी अनिवासी जो भारतीय होते हैं उनको भुगतान किया जाता है। इसे डिडेंशन टैक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत में विदहोल्डिंग टैक्स का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सरकार को प्राप्तकर्ता द्वारा बकाया आयकर का एक हिस्सा प्राप्त हो। अनिवासी व्यक्तियों को किए गए भुगतान के मामले में विदहोल्डिंग टैक्स लागू होता है। यदि आय का भुगतान भारत में किया जाता है तो आयकर अधिनियम की धारा 195 है, उसके अनुसार एनआरआई को भुगतान के लिए, जो एनआरआई होते हैं उनको भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को भुगतान के समय या एनआरआई के खाते में राशि जमा होने पर विदहोल्डिंग टैक्स काटना होगा। भारत विदहोल्डिंग टैक्स की राशि के आय के प्रकार, तो अर्जित आय, इसमें अर्जित आय की मात्रा और इसमें उस देश के जो कर कानूनों पर निर्भर करती है जहां आय अर्जित की जाती है। कर की दर आयकर अधिनियम 1961 या दोहरे कराधान बचाव समझौते में निर्धारित है। जो भी कम हो उसके अनुसार ये तय की जाती है। ये भारत की केंद्र सरकार वसूलती है। ये विदहोल्डिंग कर को भारत केंद्र सरकार वसूलती है। भारत ने एक ही आय यानी एक ही आय भारत ने एक ही आय
यानी भारत और उसके भागीदार देश में के लिए व्यक्तियों पर 2 बार कर लगाने से बचने के लिए कई देशों के साथ TDAA पर हस्ताक्षर किए हैं। वर्तमान में भारत की दुनिया भर के 80 से अधिक देशों के साथ DTAA संधियां हैं। विदहोल्डिंग टैक्स के लिए कर देनदारी का निर्धारण कैसे करते हैं? तो ये कर देयता की गणना करने के लिए किसी भी व्यक्ति की आवासीय स्थिति जानना महत्वपूर्ण है। निवासी भारतीय और अनिवासी भारतीय, इसमें किसी व्यक्ति को कर उद्देश्यों के लिए भारत में निवासी माना जाता है यदि वह निम्नलिखित में से किसी एक भी शर्त को पूरा करता है। इसमें नंबर 1 पे वित्तीय वर्ष के दौरान 182 दिन या उससे अधिक समय तक भारत में रहना, या वित्तीय वर्ष के दौरान लगभग 60 दिन या उससे अधिक के लिए, और वित्तीय वर्ष के ठीक पहले 4 वर्षों के दौरान या 365 दिन या उससे अधिक समय तक भारत में रहता है। ये सारी कंडीशन फिल करता है, उन पर लागू होता है। यदि कोई व्यक्ति इसमें से किसी भी शर्त को पूरा नहीं करता है तो उसे उद्देश्यों के लिए निवासी माना जाएगा। भारत में अर्जित या प्राप्त आय, तो यदि कोई व्यक्ति कर उद्देश्यों के लिए भारत का निवासी है तो उस पर उसकी वैश्विक आय पर कर लगाया जाएगा, जिसमें भारत और भारत के बाहर अर्जित या प्राप्त आय भी शामिल होगी। यदि कोई व्यक्ति उद्देश्यों के लिए भारत का अनिवासी है तो उस पर केवल भारत में अर्जित या प्राप्त आय पर ही कर लगाया जाएगा। नागरिकता या जन्म स्थान, तो भारत में कर उद्देश्यों के लिए नागरिकता या जन्म स्थान आवासीय स्थिति का निर्धारण कारक नहीं है। अगर आप यहाँ पैसे कमा रहे हो तो ये टैक्स लगेगा। कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है या फिर भारत में पैदा हुआ हो सकता है, लेकिन फिर भी उसे कर उद्देश्यों के लिए अनिवासी माना जा सकता है यदि वह ऊपर उल्लेखित मानदंडों को पूरा नहीं करता है। विदहोल्डिंग टैक्स और TDS के बीच में अंतर क्या होते हैं, तो इसे देख लेते हैं। तो विदहोल्डिंग टैक्स ये राशि है जो अग्रिम रूप से काट ली जाती है और भुगतानकर्ता को राशि का भुगतान करने से पहले उसे सरकार के पास जमा कर दिया जाता है। ये आमतौर पर गैर निवासियों को भुगतान पर लागू होता है जो कि विदेशों में लेन देन, और TDS यानी स्रोत पर कटौती एक व्यक्ति, और TDS जो ये है ये स्रोत पर कटौती यानी एक व्यक्ति जो कटौती करता होता है उसको किसी अन्य व्यक्ति को एक विशिष्ट प्रकृति का भुगतान करने की आवश्यकता होती है। उसे स्रोत पर कर काटना होगा और इसे केंद्र सरकार के खाते में भेजना होगा। ये आयकर अधिनियम 1961 के तहत निर्दिष्ट लेन देन पर निवासी और अनिवासी दोनों पर लागू होता है ये TDS। विदहोल्डिंग टैक्स और TDS दोनों एक ही उद्देश्य को पूरा करते हैं। यह सुनिश्चित करना है कि आय के स्रोत पर एकत्र किए जाएं। इनका उपयोग अनुपालन सुनिश्चित करने और चोरी को रोकने के लिए किया जाता है। हमारा अगला आर्टिकल है सादरी टाइगर रिजर्व के बारे में, तो आइए देख लेते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने अभी हाल ही में महाराष्ट्र में सादरी टाइगर रिजर्व में 8 बाघों को फिर से लाने की मंजूरी दी है। तो देख लेते हैं सादरी टाइगर रिजर्व के बारे में। यह महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट सादरी पर्वतमाला पर स्थित है। रिजर्व कोयना वन्यजीव अभ्यारण्य तक फैला हुआ है और उत्तरी भाग का निर्माण करता है। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान रिजर्व के दक्षिण भाग का निर्माण करता है और ये 2007 में इन दोनों जंगलों के क्षेत्र को मिलाकर इसको STR को बनाया गया था। सादरी टाइगर रिजर्व के क्षेत्र को कोयना बांध, वारणा नदी और पश्चिमी घाट से निकलने वाली पूर्व की ओर बहने वाली कई अन्य छोटी नदियों की धाराएं इसमें शामिल होती हैं। इसका इतिहास यानी बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। तो क्षेत्र, इसका इतिहास मराठा साम्राज्य से जुड़ा है। जो पहले मराठा साम्राज्य या शिवाजी भोसले द्वारा निर्मित या कब्जा किए गए कई किले यहाँ पाए जा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पौराणिक मंदिर जहाँ से शिवाजी को दैवीय कृपा से भवानी तलवार प्राप्त हुई थी, इस क्षेत्र के कई खंडरों में से एक है। प्राकृतिक वास, तो सादरी टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल लहरदार यानी इस टाइप का है और जिसमें पश्चिमी सीमा पर खड़ी ढालें हैं। टाइगर रिजर्व की सबसे विशिष्ट विशेषता कई बंजर चट्टानी और लेटेराइट पठारों की उपस्थिति है, जिसे स्थानीय रूप से सदा कहा जाता है, जिसमें कम बारहमासी वनस्पति और किनारों पर लटकती चट्टानें हैं और साथ ही यहाँ घनी कंटीली झाड़ियों के साथ गिरे हुए पत्थर भी हैं।
सादरी टाइगर रिजर्व एकमात्र ऐसा स्थान है जहां चरमोत्कर्ष और चरमोत्कर्ष के निकट वनस्पति प्रचुर मात्रा में है और भविष्य के प्रतिकूल मानव जाति प्रभाव की संभावनाएं यहाँ पर न्यूनतम है। यहाँ पर वनस्पति कैसी पाई जाती हैं, तो यहाँ वन आवरण नम सदाबहार और आर्द्र सदाबहार, नम और शुष्क पर्णपाती वनस्पतियों का यहाँ पाई जाती हैं। इस रिजर्व में वाणिज्यिक दृढ़ लकड़ी के पेड़ों के साथ साथ कई औषधीय और फल देने वाले पेड़ भी हैं। जीव जंतुओं में देख लेते हैं तो ये मुख्य रूप से यहाँ पर बाघ, तेंदुआ, भेड़िया और सियार, जंगली कुत्ते के साथ कुछ छोटी बिल्लियाँ भी पाई जाती हैं। बड़े शाकाहारी जानवरों में हिरन की कई प्रजातियां जैसे कि बर्किंग हिरन, सांभर और अन्य बड़े या छोटे जानवर जैसे कि भारतीय बाइसन, स्लॉथ भालू, माउस हिरण में और विशाल भारतीय गिलहरी और मॉकॉक आदि यहाँ पर पाए जाते हैं। हमारा अगला आर्टिकल है जहाज 12706 इम्फाल के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। हाल ही में मझगांव डॉक शिपयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट 15-20 रेडी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर का तीसरा स्टील्थ डिस्ट्रॉयर अर्थात जहाज 12706 इम्फाल को सौंपा है। तो अब इसके बारे में जान लेते हैं। इसका निर्माण स्वदेशी स्टील DMR 249A का उपयोग करके किया गया है और यह भारत में निर्मित सबसे बड़े विध्वंसक जहाज़ों में से एक है, जिसकी कुल लंबाई 164 मीटर और चौड़ाई विस्थापन यानी इसका वजन 7500 टन से अधिक है। जहाज को एक शक्तिशाली संयुक्त गैस और इसके गैस प्रोपल्सन प्लांट द्वारा संचालित किया जाता है। इसमें 4 प्रतिवर्ती गैस टरबाइन शामिल हैं जो उसे 30 समुद्री मील यानी लगभग 55 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। ये एक शक्तिशाली मंच है जो समुद्री युद्ध को पूरे स्पेक्ट्रम को शामिल करते हुए विभिन्न प्रकार के कार्यों और मिशनों को पूरा करने में सक्षम है। ये सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल और मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली बराक 8 मिसाइलों से लैस है। समुद्र के भीतरी युद्ध क्षमता के लिए विध्वंसक स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी रोधी हथियारों और सेंसरों से सुसज्जित है, जिसमें प्रमुख रूप से परतवार लगे सोनार, हमसा एनजी, भारी वजन वाले टॉर्पीडो ट्यूब लॉन्चर और ASW रॉकेट लॉन्चर शामिल हैं। ये नौसेना सूची में विध्वंसक और फ्रिगेट्स की पिछली श्रेणियों की तुलना में अधिक बहुमुखी जहाज है। इसमें दुश्मन की पनडुब्बियों, सतह के युद्धपोतों, जहाज रोधी मिसाइलों और लड़ाकू विमानों के खिलाफ चौतरफा लड़ने की क्षमता है, जो इसे सहायक जहाज़ों के बिना स्वतंत्र रूप से संचालित करने में सक्षम बनाएगी। नौसेना टास्क फोर्स के रूप में भी ये कार्य करेगा। प्रोजेक्ट 15B के बारे में मुख्य तथ्य जान लेते हैं। तो वर्तमान में प्रोजेक्ट 15B विशाखापत्तनम श्रेणी भारतीय नौसेना के लिए निर्माणाधीन नवीनतम विध्वंसक डिजाइन जहाज है। इन जहाज़ों को भारतीय नौसेना के नौसेना डिजाइन निदेशालय नई दिल्ली द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है। प्रत्येक जहाज की लंबाई 163 मीटर और बीम 17.4 यानी चौड़ाई 17.4 मीटर है और इसकी धारण क्षमता 7300 टन है। इस जहाज को 30 नॉट से अधिक की गति प्राप्त करने के लिए 4 गैस टरबाइनों द्वारा संचालित किया जाएगा। भारतीय नौसेना के अनुसार जो P-15B विध्वंसक बेहतर उत्तरजीविका, सुरक्षा और गोपनीयता गतिशीलता के लिए नई डिजाइन अवधारणाओं को शामिल करते हैं। हमारा अगला आर्टिकल है अभ्यास मिलन के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। मिलन 24 अभ्यास, ये मध्य नियोजन सम्मेलन 19 से 27 फरवरी 2024 तक विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित किया जाना है। तो अभी इस चर्चा में है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। मिलन एक द्विवार्षीय बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास है। इसकी शुरुआत 1995 में भारतीय नौसेना द्वारा की गई थी। मूल रूप से भारत की लुक ईस्ट जो पॉलिसी है, इसके अनुरूप कल्पना की गई थी कि मिलन का आगामी वर्षों में भारत सरकार की एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी है और इसके क्षेत्र में के सभी के लिए सुरक्षा विकास यानी सागर पहल के साथ विस्तार हुआ था, जिसमें अन्य मित्रवत विदेशी जो देशों की भागीदारी को भी शामिल किया गया था। मिलन 24 को बंदरगाह चरण में एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगोष्ठी
आर के तट पर सिटी परेड, स्वावलंबन प्रदर्शनी, विषय वस्तु विशेषज्ञ, अभिनियमन और युवा अधिकारियों का मिलन शामिल होगा। इसके समुद्री चरण में भारतीय नौसेना इकाइयों के साथ विदेशी मित्र हैं, विदेशी मित्र राष्ट्रों के जहाज और उनके समुद्री गश्ती विमान, पनडुब्बियां आदि भी भाग लेंगी। इसमें बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास, उन्नत वायु रक्षा संचालन और पनडुब्बी रोधी युद्ध और सतह रोधी युद्ध संचालन भी शामिल होगा। मिलन 22 का आयोजन 25 फरवरी से 4 मार्च 22 तक विशाखापत्तनम के बाहर किया गया था। इसमें 39 देशों की भागीदारी देखी गई थी। हमारा अगला आर्टिकल है न्यूरोसिस्टी सर्कोसिस के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने न्यूरोसिस्टी सर्कोसिस से जुड़ी कुछ जानकारी साझा की है, इसीलिए चर्चा में आया है। तो ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक परजीवी द्वारा संक्रमण है और ये सुअर की पॉर्क टेपेबॉम टीनिया सोलियम के कारण होता है। ये मनुष्य जो अधपका भोजन या विशेष रूप से सुअर का मांस खाने या फीता कृमि अंडों से दूषित पानी या खराब स्वच्छता प्रथाओं के कारण ये संक्रमित हो जाते हैं। टेनियासिस वयस्क फीता कृमि का आंतों का संक्रमण है। इसका इलाज नहीं करने पर एक से अधिक गंभीर स्थिति, जिसे सिस्टिक और सार्कोसिस कहा जाता है, ये विकसित होती है, क्योंकि टी सोलियम लार्वा शरीर के ऊतकों पर आक्रमण करता है। जब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मांसपेशियों, त्वचा और आंखों में लार्वा का निर्माण होता है तो इसमें न्यूरोसिस्टी सर्कोसिस हो सकता है। यह बीमारी का सबसे गंभीर रूप है और दुनिया भर में दौरे आने का एक सामान्य कारण यही है। इसके लक्षण क्या होते हैं? तो न्यूरोसिस्टी सर्कोसिस अक्सर शरीर के अन्य जो क्षेत्र हैं उन अंगों के लक्षणों में रह सकता है, लेकिन जब ऐसी स्थिति मस्तिष्क को प्रभावित करती है तो इसमें दौरे या मिर्गी जैसे गंभीर लक्षण पैदा हो सकते हैं। इसका उपचार क्या है? तो इसके उपचार में मुख्य रूप से लक्षणात्मक रूप से आक्षेप रोधी दवाओं द्वारा ये दौरे प्रबंधन करके इसका किया जाता है। जो दौरे के लिए जो दवाई आती है वही दवाई ले सकते हैं और कोई स्पेशल इसकी दवाई नहीं है। हमारा अगला आर्टिकल है हिम केकड़ा के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है। अभी अलास्का के तट पर इसके दूर पूर्वी जो बेरिंग सागर है उससे 2018 से 21 के मध्य अनुमानित लगभग 10 मिलियन हिम केकड़े गायब हो गए, जिससे 2021 में इनकी जनसंख्या रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गई है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। तो हिम केकड़े का नाम इसकी आवासीय जलवायु के नाम पर रखा गया है। ये उत्तरी अटलांटिक सागर और उत्तरी प्रशांत महासागर के सबसे ठंडे हिस्से, जहां पानी का तापमान हमेशा 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है, वहां ये पाए जाते हैं। ये दिखावट मतलब दिखते कैसे हैं? तो इनका रंग ऊपर से भूरा और नीचे से हल्का होता है। इनकी आंखें हरी या हरी नीली दिखाई देती हैं। नर और मादा को पेट के फ्लैक्स के आकार से पहचाना जा सकता है। ये फ्लैक्स नरों में त्रिकोणीय और मादाओं में मोटे तौर पर गोल होते हैं। इनका वितरण तो ये अलास्का के तट पर और बेरिंग ब्यूफोर्ट या चुच्ची समुद्र में पाए जाते हैं। ये हिम केकड़ा है तो सामान्यतः इनमें ठंडा आर्कटिक पानी आदर्श आवास इनके लिए माना जाता है। बेरिंग सागर के बारे में कुछ जान लेते हैं थोड़ा। तो इसकी सीमा पूर्व और उत्तर पूर्व में अलास्का, अमेरिका राज्य है जो अलास्का, और पश्चिम में ये कमचटका प्रायद्वीप और रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्र और दक्षिण में इलेवसियन द्वीपों की श्रृंखला से लगती है। ये उत्तर में बेरिंग जमरू मध्य के माध्यम से आर्कटिक महासागर के चुच्ची सागर से जुड़ा है। इसका 2 समान भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसमें समुद्र के उत्तरी और पूर्वी भागों में महाद्वीपीय शेल्फ के साथ एक उथला क्षेत्र है और उसके दक्षिण पश्चिम भाग में एक गहरा क्षेत्र है। एक गहरा समुद्री भाग कटकों द्वारा 3 बेसिनों में विभाजित है, अर्थात एल्यूसियन, बोबर्स और कोमांडोर इसमें बेसिन है। इसका सबसे गहरा बिंदु बोबर्स बेसिन में 4097 मीटर की गहराई पर स्थित है। समुद्र में गिरने वाली 2 नदियां अनादिर और यूकान नदी यहाँ पर गिरती है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के बारे में हमारा अगला आर्टिकल है। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन
यानी UNWTO का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में सम्मानित होने के लिए गुजरात के कच्छ जिले के धोरडो गांव की सराहना की है। तभी ये चर्चा में आया है, तो देखते हैं। ये टिकाऊ और जिम्मेदार सार्वभौमिक रूप से सुलभ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है। इसके कार्य क्या होते हैं? तो UNWTO ये पर्यटन नीति के मुद्दों के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में कार्य करता है और पर्यटन के लिए वैश्विक आचार संहिता के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करता है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। इसके सदस्य, तो इनके 159 सदस्य शामिल हैं इसमें, और इसकी अधिकाधिक भाषाएं अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच और रूसी, स्पेनिश हैं। इसकी संगठन की संरचना कैसी होती है? तो इस महासभा में विश्व पर्यटन संगठन की प्रमुख सभा ये पूर्ण सदस्यों और सहयोगी सदस्यों से गठित होते हैं। इसकी बैठक में प्रत्येक 2 साल में होती है। और एक कार्यकारी परिषद, तो ये UNWTO का संचालन बोर्ड है। ये प्रत्येक 5 पूर्ण सदस्यों पर एक अनुपात में महासभा द्वारा चुने गए जो 35 सदस्यों से बना है। इसकी वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होती है। इसका मुख्यालय स्पेन के मैड्रिड में है। सर्वोत्तम पर्यटन गांव पहल के बारे में कुछ देख लेते हैं थोड़ा। तो इसे UNWTO द्वारा 2021 में लॉन्च किया गया था, यानी घोषित किया गया था। एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए UNWTO पर्यटन का हिस्सा है। एक कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और समावेशन को बढ़ावा देने, जनसंख्या की कमी से निपटने, पर्यटन के माध्यम से नवाचार और मूल्य श्रृंखला एकीकरण को आगे बढ़ाने और स्थायी प्रथाओं को प्रोत्साहित करने के लिए काम करता है। अब देख लेते हैं अगला आर्टिकल हमारा। तो अगला आर्टिकल हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक समिति ने इंडिया सेमीकंडक्टर सेंटर रिसर्च की स्थापना की सिफारिश की है, उसके बारे में है। तो आइए देख लेते हैं। प्रस्तावित जो ISRC एक विश्व स्तरीय अनुसंधान संगठन होगा, इसकी स्थापना का उद्देश्य भारत को सेमीकंडक्टर पैकेजेस तथा डिजाइन से लेकर उत्पाद चरण तक की एकीकृत प्रणालियों का वैश्विक बाउंड्री आपूर्तिकर्ता बनाना है। सेमीकंडक्टर, ये जो अर्धचालक, कंडक्टर या सुचालक और इंसुलेटर, ये कुचालक के बीच की एक चालकता वाले पदार्थ होते हैं। यह इलेक्ट्रॉन उपकरणों में विद्युत धारा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। डायोड, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट और दूरसंचार उपकरणों सहित इलेक्ट्रॉनिक्स के अन्य उत्पादों में सेमीकंडक्टर आवश्यक घटक हैं। ISRC वैश्विक सेमीकंडक्टर अनुसंधान और नवाचार केंद्र बनने में भारतीय रणनीति का हिस्सा है। ISRC के रोडमैप में निम्नलिखित मूलभूत स्तंभ शामिल हैं। इसमें एडवांस्ड सिलिकॉन पैकेजिंग से जुड़ा अनुसंधान एवं विकास, कंपाउंड पावर सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन और इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन, ऑटोमेशन उपकरण आदि इसमें शामिल हैं। इस समिति के अनुसार ISRC निम्नलिखित कार्य करने होंगे। तो इसमें किसी उत्पादन की आरंभिक अवधारणा के सत्यापन के लिए एक मंच प्रदान करना है और वर्कलोड आधारित प्रोटोटाइप तैयार करना। इसके लिए, जैसे उदाहरण के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी 5G 6G इंटरनेट ऑफ थिंग्स विनिर्माण 4.0 के लिए अगली पीढ़ी की चिपसेट आधारित पैकेजिंग करना है। ISRC जैसे शोध केंद्र की जरूरत क्यों है? तो ये उद्योग 4.0 के तहत डिजिटल रूपांतरण को सक्षम करने में सहायक होगा। वैश्विक मूल्य श्रृंखला के गहन रूप से एकीकृत होने से सभी क्षेत्रों के गुणक प्रभावी वृद्धि दर्ज होगी। ये इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में उच्च घरेलू मूल्यवर्धन को बढ़ावा देगा। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में से संबंधित कुछ चुनौतियां हैं, उससे ये क्या क्या है, तो आइए देख लेते हैं। इसके क्षेत्र में विनिर्माण से अधिक संसाधनों का उपयोग होता है और इसकी निर्माण प्रक्रिया भी महंगी होती है, इसलिए नियमित बिजली आपूर्तिकर्ता जरूरी है। इसके लिए चिप निर्माण के लिए आवश्यक अति शुद्ध जल की कमी है आदि इसके कुछ चुनौतियां हैं। अब सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई कुछ पहलें भी हैं, तो आइए देख लेते हैं। सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले निर्माण इकाइयों के लिए उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन PLI योजना शुरू की गई है। वित्तीय प्रोत्साहन देने के डिजाइन अवसंरचना सहायता के लिए डिजाइन से संबंध प्रोत्साहन योजना आरंभ की गई है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन संचालित किया जा रहा है। चिप निर्माण पहल भी शुरू की गई है और भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन फोटोनिक्स सेंसर फैब, डिस्ट्रीट सेमीकंडक्टर फैब,
भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्टर और उसके सेमीकंडक्टर ATMP OSAT सुविधाओं की स्थापना के लिए संशोधित योजना संचालित की जा रही है। आइए देख लेते हैं हमारा अगला आर्टिकल। तो अगला आर्टिकल हमारा है भारत के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के बारे में। तो भारत के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ने STPI गुरुग्राम की एक एपियरी सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की एक अत्यधिक इंक्यूबेशन इकाई स्थापित की है। एपियरी ब्लॉकचेन तकनीकी पर केंद्रित है। STPI इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त सोसाइटी है। इसे 1991 में स्थापना इसकी हुई थी और ये ITES उद्योग अनुसंधान और विकास, स्टार्टअप्स और उत्पादन, बौद्धिक संपदा निर्माण को बढ़ावा देता है। साथ ही ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन इत्यादि की उभरती प्रौद्योगिकियों COES टेक्नोलॉजी इंक्यूबर स्थापित करने में भी संलग्न है। इसका उद्देश्य देश के सॉफ्टवेयर निर्यात को बढ़ावा देना है और इसके अतिरिक्त सॉफ्टवेयर निर्यातकों की सेवा प्रदान करने में सिंगल विंडो के रूप में कार्य करना है। हमारा अगला आर्टिकल है ग्रेफाइट के बारे में। तो इसमें ये चीन ने अभी ग्रेफाइट के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है, अभी ये चर्चा में आया है। चीन दुनिया का सबसे शीर्ष ग्रेफाइट उत्पादक और निर्यातक भी है, मतलब उत्पादन भी सबसे अधिक चीन में ही करता है और निर्यात भी। चीन इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन के उपयोग में से होने वाली बैटरियों के एनोड्स के लिए दुनिया के 90% से अधिक ग्रेफाइट को परिष्कृत करता है। ग्रेफाइट ये क्रिस्टलीय कार्बन का प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला एक स्वरूप है। इसके प्रकार क्या कितने होते हैं, तो ये प्राकृतिक भी होते हैं और कृत्रिम भी। प्राकृतिक में ये अत्यधिक क्रिस्टलीय, आकारहीन और परतदार होता है। कृत्रिम में इसे कोक और पिथ से बनाया जा सकता है कृत्रिम रूप से। इसकी विशेषताएं क्या हैं, तो ये कार्बन के सामान्य अपरूपों में से एक है और ये ऊष्मा और उसका विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। इसके उपयोग पेंसिल, स्त्रेहक, पॉलिश, बैटरी, परमाणु रिएक्टरों के कोर आदि में इसका उपयोग किया जा सकता है। हमारा अगला आर्टिकल है जो कूटनीतिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन हुआ था 1961 में, उसके बारे में। तो अभी भारत ने वियना कन्वेंशन के अनुसार कनाडा के साथ आपसी कूटनीति, राजनयिक संबंधों में समानता की मांग को दोहराया है, तभी ये चर्चा में आया है। तो देख लेते हैं वियना कन्वेंशन 1961 क्या है। वियना कन्वेंशन स्वतंत्र संप्रभु राज्यों के बीच एक राजनयिक संबंधों की स्थापना, रखरखाव और उसकी समाप्ति के लिए संपूर्ण फ्रेमवर्क प्रदान करता है। ये राजनयिक मिशनों के कार्यों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों से उनकी नियुक्तियों को विनियमित करने वाले नियमों आदि को निर्दिष्ट करता है। इस कन्वेंशन के अनुच्छेद 11.1 अन्य देशों के भीतर अंतर्राष्ट्रीय मिशनों के आकार से संबंधित है। इस पर 1961 में हस्ताक्षर किए गए थे और ये 1964 से लागू हुआ था। इसके भारत सहित 60 हस्ताक्षरकर्ता और 193 पक्षकार देश हैं। हमारा अगला आर्टिकल है लोमेरू हाथी रिजर्व के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। एक अभी कोयला मंत्रालय ने लोमेरू हाथी गलियारे में आने वाली कोयला खदानों को डीनोटिफाइड करने से छत्तीसगढ़ सरकार के जो अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। ये हाथी उड़ीसा और झारखंड से छत्तीसगढ़ की ओर विचरण करते रहते हैं। या क्रमशः इसमें जब रास्ते में मानव और हाथियों के बीच संघर्ष भी देखे गए हैं। इसी मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए लोमेरू हाथी रिजर्व की स्थापना की गई। ये रिजर्व हसदेव अरण्य वनों का हिस्सा है। हसदेव अरण्य राज्य छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित है। इसे छत्तीसगढ़ के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। ये विविधता से समृद्ध क्षेत्र है। इसे कोयले के भंडार की प्रचुर मात्रा यहाँ पर मौजूद है। तो हमारे आज के सारे आर्टिकल खत्म हो गए। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।